हम बात कर रहे थे सामाजिक शोध और अन्वेषण के अंतर्गत तथ्यों के वर्गीकरण और प्रदर्शन के अंतर्गत संकेतीकरण और सारणीयन के बारे में। इससे पहले हमने संकेतीकरण के बारे में बात की कि किस तरह से विभिन्न एकत्रित आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए, ताकि उनका के बारे में विश्लेषण सरल हो जाए, उसके लिए संकेतों का प्रयोग करके इस प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। संकेतीकरण की इस प्रक्रिया के बाद में कार्य प्रारंभ होता है सारणीयन या टेबुलेशन का। सामाजिक शोध में केवल विषय या समस्या से संबंधित तथ्यों का ही संकलन नहीं किया जाता है, बल्कि संकलित तथ्यों को सारणियों या तालिकाओं के रूप में भी प्रकट किया जाता है। सारणीयन या टेबुलेशन वह विधि है जिसमें संकलित तथ्यों को व्यवस्थित, बोधगम्य और संक्षिप्त बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें एक ही शीर्षक से संबंधित सूचनाओं को एक साथ रखा जाता है और प्रदर्शित किया जाता है। सारणीयन में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के तथ्यों को संख्याओं के रूप में प्रकट किया जाता है और इधर उधर बिखरे हुए आंकड़ों को इकट्ठा करके संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें समान और तुलनात्मक इकाइयों को उचित स्थान पर रखा जाता है। सारणीयन क्या है, इसे अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने इसकी जो परिभाषाएं दी है, हम उसके बारे में भी थोड़ा देख लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। क्लार्क और शकाडे ने सारणीयन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सांख्यिकीय सारणी संक्षिप्त विवरण सहित यह बताने के लिए कि वे क्या हैं, संख्याओं का एक तर्कपूर्ण क्रम में प्रस्तुतिकरण होता है। घोष और चौधरी अपने शब्दों में कहते हैं कि सारणीयन गणनात्मक तथ्यों के प्रदर्शन की एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कॉलमों और कतारों में तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह डॉक्टर एलहेंस सारणीयन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि विस्तृत अर्थ में तथ्यों को स्तंभों में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने को सारणीयन कहते हैं। स्पर के अनुसार एक सांख्यिकीय सारणी संबंधित तथ्यों का उदग्र खानों तथा समतल पंक्तियों में किया गया वर्गीकरण होता है। सारणीयन का उद्देश्य अनुसंधान से संबंधित उत्तरों को सरल रूप में क्रमबद्ध करना होता है। सूचनाओं को बोधगम्य बनाना भी सारणीयन का एक उद्देश्य होता है, जिससे कि संग्रह की गई सूचनाओं को समझने योग्य रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि यह तथ्यों का स्पष्टीकरण करे। संकलित की गई सामग्री की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए भी सारणियों के रूप में उन्हें प्रकट किया जाता है। सारणीयन से तुलना में सुविधा भी होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न तथ्यों को अलग अलग शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है। इससे परस्पर उनकी तुलना करने, निष्कर्ष निकालने और व्याख्या करने में सुविधा रहती है। इसी के साथ सारणीयन के द्वारा जो हमारे आंकड़े हैं उनका संक्षिप्तीकरण भी हो जाता है, क्योंकि सारणीयन का उद्देश्य तथ्यों के समूह को छोटे रूप में प्रदर्शित करना होता है। पीवी यंग लिखती हैं कि सारणियाँ सांख्यिकी की संकेत लिपि या शॉर्ट हैंड होती हैं। अगर हम बात करें कि सारणीयन या टेबुलेशन की हमें आवश्यकता क्यों है या उसके हमारे लिए लाभ क्या हैं, तो सबसे पहला लाभ सारणी का यह होता है कि इससे समय और स्थान की बचत होती है, क्योंकि सारणी में तथ्यों को सूक्ष्म रूप में कम से कम स्थान में प्रस्तुत किया जाता है। इससे स्थान और कागज़ की तो बचत होती ही है, साथ ही पढ़ने वाले को एक ही निगाह में सभी सूचनाओं की जानकारी भी मिल जाती है और बहुत कम समय में ही वह सभी तथ्यों को समझ सकता है। दूसरा जो सारणीयन का लाभ है वह यह कि सूचनाओं का इससे स्पष्ट चित्रण किया जा सकता है, क्योंकि सारणीयन के द्वारा जटिल आंकड़ों के समूह को सरल, स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे उन्हें समझना बहुत सरल हो जाता है। सारणीयन के बाद विभिन्न
प्रकार के जो जटिल समूह हैं उनके स्थान पर हम उसकी निश्चित रूपरेखा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा लाभ यह है कि इससे तथ्यों का व्यवस्थित क्रम विन्यास हो जाता है, क्योंकि सारणियन में सूचनाओं को किस प्रकार क्रमबद्ध रूप से रखा जाएगा यह तय कर लिया जाता है। इसमें तथ्यों को शीर्षकों तथा उपशीर्षकों के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। इससे किसी भी सूचना को ढूंढने में आसानी रहती है और समय की बर्बादी नहीं होती। सारणियन का एक फ़ायदा यह और है कि इससे याद रखने में सुविधा होती है, क्योंकि सारणियन में जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनमें एक क्रमबद्धता होती है, इसलिए उन्हें याद रखना भी सरल हो जाता है। इसी के साथ तुलना करने में भी सुविधा होती है। सारणियन में विभिन्न प्रकार के तथ्यों को एक साथ सारणीबद्ध करके पास पास और आमने सामने रख दिया जाता है, जिससे कि उनकी परस्पर तुलना करना और उनके बारे में मोटा अनुमान लगाना सरल हो जाता है। एक और विशेषता जो सारणियन की होती है वह यह कि यह तथ्यों की सरलता से विवेचना कर लेता है, क्योंकि अनुसंधान में प्राप्त तथ्यों की अनेक सांख्यिकीय क्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे उनका माध्य, विचलन, सहसंबंध सब ज्ञात किए जाते हैं। इन सभी के लिए सारणी द्वारा तथ्यों को प्रस्तुत करना फ़ायदेमंद होता है। ऐसा नहीं है कि सारणियन के केवल फ़ायदे या लाभ ही होते हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं या इसके कुछ दोष भी हैं जिनसे यह मुक्त नहीं हो सकता। सबसे पहला दोष जो इसके अंतर्गत है वह यह कि यह केवल संख्यात्मक सूचनाएं बताता है, क्योंकि सारणी में केवल संख्यात्मक सूचनाओं का ही प्रदर्शन किया जा सकता है, गुणात्मक सूचनाओं का नहीं। सामाजिक अनुसंधान में अधिकतर सूचनाएं गुणात्मक प्रकृति की होती हैं, जिन्हें सारणियों में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाता। दूसरा जो इसकी कमी या दोष है वह यह कि यह विशेष ज्ञान की आवश्यकता रखता है, क्योंकि सारणियों को समझने के लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसकी अपेक्षा सामान्य आदमी से नहीं की जा सकती। इन्हें बनाने और समझने के लिए गणितीय ज्ञान और रुचि की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका प्रयोग उच्च शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही हो सकता है। एक और दोष जो सारणियन का है वह यह कि यह अरुचिकर और नीरस होती हैं, क्योंकि सामान्य आंकड़े जो होते हैं वह अरुचिकर और नीरस होते हैं और सारणी के अंतर्गत इन्हीं आंकड़ों की भरमार होती है, जिन्हें समझने के लिए मन और बुद्धि पर जोर डालना पड़ता है। इसलिए सारणियाँ अनाकर्षक, उबाने वाली और नीरस होती हैं। एक अच्छी सारणी के निर्माण के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है या कुछ उसके लक्षण आवश्यक हैं, जिन्हें अगर हम ध्यान रखें तो एक आकर्षक और अच्छी सारणी का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखने वाली जो बात है वह यह कि यह सारणी जो है आकर्षक होनी चाहिए। उसके लिए उसकी आकृति, बनावट, उसके खानों का अनुपात, संख्याओं को लिखने का ढंग, लिखावट और स्वच्छता, इन सभी पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। दूसरी विशेषता जो इसके अंतर्गत होनी चाहिए वह यह कि इसका आकार समुचित होना चाहिए। सारणी का आकार कागज़ के आकार के अनुरूप होना चाहिए। बहुत बड़ी सारणी होने पर उसे मोड़ कर रखना पड़ेगा और अधिक मोड़ आने पर असुविधा तो होती ही है, साथ ही मोड़ के स्थानों से सारणी के फट जाने का डर भी रहता है। इसलिए सारणी छोटी और अधिक जानकारी प्रदान करने वाली होनी चाहिए। और विशेषता जो सारणी की होनी चाहिए वह यह कि उसमें तुलना की सुविधा हो, स्पष्टता तथा सुगमता हो और उद्देश्य के अनुकूल हो। सारणी में तथ्यों का प्रदर्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि उनकी पारस्परिक तुलना करना संभव हो। साथ ही साधारण व्यक्ति के लिए भी यह बोधगम्य हो और वांछित सूचनाओं को आसानी से ढूंढा जा सके। और सारणी जिस विशेष उद्देश्य के लिए तैयार की जा रही है तो ऐसी सूचनाएं दी जानी चाहिए जो कि अपेक्षित हों। अनावश्यक सूचनाएं जटिलता को बढ़ाती हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि संपूर्ण सूचनाएं छूट नहीं जाएं। वैज्ञानिक विधि से निर्मित होनी चाहिए, क्योंकि सारणी के निर्माणकर्ता को सारणियन के नियमों से परिचित होना चाहिए।
यदि सूचनाएं बिना किसी क्रम के असंबद्ध रूप से लिख दी जाती है तो सारणी का उद्देश्य पूरा नहीं होता और उसकी विवेचना के कार्य में सफलता नहीं मिलती। इसलिए सारणी के निर्माण का आधार वैज्ञानिक होना चाहिए। आज इस वीडियो में हमने बात की सारणी की परिभाषा के बारे में, सारणियन के जो लाभ हैं उसके बारे में, एक अच्छी सारणी के लक्षण क्या हैं उसके बारे में। अगले वीडियो में हम इसी सारणियन के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे।